नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। कोरोना की दूसरी लहर के खौफ खत्म भी नहीं हुआ कि ब्लैक फंगस की दहशत पूरे देश भर में फैल गई। आधे हिंदुस्तान से आते आंकड़ों ने पूरे देश की फिक्र बढ़ा दी है और देश में अब तक ब्लैक फंगस के कुल 7,251 केस सामने भी आ चुके हैं और कई प्रदेशों में तो इसे महामारी घोषित कर दिया गया है। बच्चों में भी ब्लैक फंगस का पहला मामला सामने आया है। गुजरात के अहमदाबाद में 13 साल के बच्चे की सर्जरी की गई। हरियाणा के सिरसा में भी इस बीमारी से एक नाबालिग की मौत हो गई और जिसके बाद ब्लैक फंगस को लेकर अब दहशत बढ़ती जा रही है। अमेरिका, यूरोप और अन्य देशों में भी कोरोना के कुछ मरीजों में ब्लैक फंगस के मामले देखे गए हैं, लेकिन भारत में इसके मामलों में अचानक तेजी देखी गई है और खास तौर पर कोरोना की दूसरी लहर में ब्लैक फंगस की बीमारी लोगों में ज्यादा फैल रही है और इससे जुड़ी कई अफवाहें भी फैलने लगी हैं। तो देश के जाने माने डॉक्टर्स इन शंकाओं को दूर करने के लिए सामने आ रहे हैं और इसी कड़ी में एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताया है कि कोरोना की दूसरी लहर में ज्यादा स्टेरॉयड का सेवन से या ब्लड शुगर लेवल बढ़ने और ब्लैक फंगस का खतरा इन चीजों से बढ़ता है। But definitely there is an increasing trend in fungal infection being seen in the last few weeks in patients with COVID-19. और ये बहुत states में देखा जा रहा है. Some states have reported more than 500 cases. The issue is, what is all of this about? What can we do to prevent it? How should we suspect it? And what are the treatment strategies? The first thing to remember is that black fungus, which is basically an infection by a fungus called mucormycosis, is a rare fungus, rare infection in humans. It's a fungus which is found in soil. It is found at times in the environment also, but it is not very infectious. It does not cause infections in healthy people. Before COVID, we would occasionally see fungus with this mucormycosis in patients who had poor control of diabetes, who had underlying transplant and were on drugs post-transplant, or cancer patients who were getting chemotherapy. But with COVID-19, the number has increased dramatically. This has been seen to some extent in the first wave also, but much more now. And it was also reported to some extent during the SARS outbreak also. So what is the reason why we are seeing more fungal infection? The first is that COVID-19 itself predisposes to these fungal infection, because if you were to remember, what we used to see was that if you look at the blood reports of patients with COVID-19, the lymphocyte counts in the CBC comes down. And this causes a decrease in their immunity, which predisposes them to fungal infections like mucormycosis. Also, diabetes is a risk factor. And we know that India is the diabetic capital of the world. We have a large number of people who have diabetes. Many of them have diabetes where the control is very poor. So uncontrolled diabetes with COVID-19 can also predispose to development of हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं। दिल्ली मेडिकल काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर नरेश चावला जी, और आपका स्वागत है। और इसके साथ ही आरबी उपाध्याय जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़े हैं। आप दोनों लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर नरेश चावला जी, जिस तरीके से तमाम सारी भ्रांतियां, अभी तक तो सबसे पहले देश कोरोना से उबर नहीं पाया था और उसके बाद ये नई बीमारी आ गई है ब्लैक फंगस, और तमाम सारी तरीके की भ्रांतियां फैली हैं, लोगों में झूठी अफवाहें फैल रही हैं। सोशल मीडिया पे तमाम सारी की पोस्टें आप भी देख रहे होंगे कि आ रही हैं कि इसको कच्चा खाना खाने से हो रहा है ब्लैक फंगस। तो ये जो भ्रांतियां हैं, इसको थोड़ा सा आप दर्शकों को क्लियर करने के लिए आपसे आग्रह करेंगे। योगेश जी, मैं स्पष्ट शब्दों में बता दूं कि इसमें कोई शक नहीं है कि पिछला 1.25 साल से हम कोविड-19 से जूझ रहे हैं, लेकिन जो ये लेटेस्ट है, जो कि ब्लैक फंगस बन के एक नई मुसीबत से आई है, इसको नई मुसीबत ना समझा जाए।
ये थोड़ी लापरवाहियां हैं जो कि कोविड-19 के इलाज के थ्रू हुई हैं। तो ये बातें आम लोगों को समझनी चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताऊं भी, और जो एक दहशत फैल गई है कि एक मुसीबत खत्म नहीं होती कि दूसरी मुसीबत पहले आ जाती है। पहले कोरोना था, फिर ब्लैक फंगस था, फिर व्हाइट फंगस है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ये ब्लैक फंगस आया है, ये जो पेशेंट्स कोरोना से बिगड़ते हैं, आईसीयू में एडमिट होते हैं, उनको ऑक्सीजन लगती है, वो बाइपैप या सांस की दवाइयां इनहेलेशन थेरेपी दी जाती है, उस दौरान कुछ शॉर्टकमिंग्स होती हैं जिसके से होता है कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, जिसको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज नहीं है या थी, उसको डरने की जरूरत नहीं। इसके अलावा कुछ इम्यून कॉम्प्रोमाइज डिजीजेज हैं जिसमें कि स्टेरॉइड्स बहुत ज्यादा दिए जाते हैं, जैसे कि कोई कैंसर का पेशेंट है, कोई HIV का पेशेंट है, कोई लिवर या किडनी ट्रांसप्लांट का पेशेंट है। अदरवाइज ऑर्डिनरी आम जन को डरने की जरूरत नहीं कि मुझे बैठे बैठे ये ब्लैक फंगस आ जाएगा, उसको नहीं आती। दूसरा, इस ट्रीटमेंट के दौरान जब ये पेशेंट एडमिट होते हैं तो स्टेरॉइड्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, और मैं बड़े दुख से कहूंगा, चाहते या ना चाहते हुए स्टेरॉइड्स की जगह ओवर डोजेज इस्तेमाल हुई हैं। कुछ करनी पड़ती हैं कोविड के निमोनिया को ठीक करने के लिए, और कुछ लंबी खिंच जाती हैं। जैसे पता चला है कि गांवों में जहां की क्वालिफाइड डॉक्टर्स नहीं होते हैं, तो स्टेरॉइड्स का बहुत ही इनडिस्क्रिमिनेट यूज हुआ है। तो सबसे पहले डॉक्टर गुलेरिया ने भी कहा कि हमें स्टेरॉइड का जुडिशियस यूज करना चाहिए। जुडिशियस का मतलब कि नफरत वाला इस्तेमाल करना। दूसरा, जो पेशेंट डिस्चार्ज होके आईसीयू से जावे, उसको स्पष्ट निर्देश देवे डॉक्टर कि मिस्टर पेशेंट कि आप घर जाएंगे तो अपने शुगर के कंट्रोल का बहुत ख्याल रखेंगे। ये नहीं कि कुछ स्टेरॉइड से भूख बढ़ जाती है, पेशेंट ज्यादा खाते रहे और शुगर शूट कर गया 400, 500, 600, तो उससे ये ब्लैक फंगस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। नहीं, लेकिन पेशेंट अपना रेगुलर डॉक्टर नरेश चालवा जी, लेकिन जिस तरीके से जो मामले सामने आ रहे हैं, ये कहे जा रहे हैं, तो विदेशों में भी, अन्य देशों में भी, वहां भी शुगर के पेशेंट होंगे, वहां भी ऐसी स्थितियां पैदा होंगी, लेकिन मामले जो आ रहे हैं वो अपने देश में, भारत में कुछ ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, जबकि अन्य देशों की तुलना में। इसलिए कि हमारे देश में स्टेरॉइड्स का इंडिस्क्रिमिनेट यूज ज्यादा हुआ है, प्लस शुगर कंट्रोल। जब तक डॉक्टर पेशेंट को हिदायत दे के भेजेगा, वो पेशेंट उसको नहीं मानेगा, तो ये समझ लीजिए कि अगर आप अनकंट्रोल्ड शुगर नहीं है तो 99% तो आप वैसे ही बच गए। तो दैट मींस की जो बेस लाइन है वो अनकंट्रोल्ड शुगर ही बेस लाइन है, या कोई दूसरी बीमारी, जैसा कि मैं बोल रहा था, कोई किडनी ट्रांसप्लांट या लिवर ट्रांसप्लांट या कैंसर या HIV बीमारी है। तो ऐसे आम जन को डरने की लोड़ नहीं है, इसको बैठे बैठे इसको ब्लैक फंगस ऐसा नहीं हो सकता है। दूसरा, कुछ सावधानियां, जब पेशेंट डिस्चार्ज होवे तो डॉक्टर उसको कह के भेजे कि अपना शुगर कंट्रोल करना है, वो नमी की जगह में ना जाए, जैसे गांव में है वो तूड़े और भूसे के नजदीक ना होवे, हाइजीन का ख्याल रखा जावे, धूल मिट्टी से दूर रहा जाए, क्योंकि जो ये फंगस है, जो ये ब्लैक फंगस, इसका जो स्पोर होता है वो मिट्टी में भी होता है, हवा में भी होता है, और नमी में ज्यादा होता है। अगर इन चीजों से हम बचें तो मेरे हिसाब से, जैसे मैं योगेश जी स्पष्ट कहूंगा, इट इज एन इजिली प्रिवेंटेबल डिसीज। इसलिए सबसे पहले इसको प्रिवेंट करो। अगर गलती फिर भी थोड़ा होती है तो डॉक्टर पेशेंट को बता के भेजे कि तुम्हें कोई चेहरे के आसपास काले धब्बे हो, नाक बंद हो, आधा सिर दर्द हो, अब बुखार दोबारा शुरू हो जाए, नाक से कोई पानी या काली चीजें निकले और कुछ ब्लड निकले, तो फटाफट रिपोर्ट बैक करें। दैट मींस अर्ली डायग्नोसिस। और तीसरा, अगर जल्दी ट्रीटमेंट शुरू होगा तो ना आंख का नुकसान होगा, कोई आंख निकालने की जरूरत पड़ेगी, और ना मौत का नंबर आएगा। तो दैट मींस फर्स्ट इज प्रिवेंशन, सेकंड इज अर्ली डायग्नोसिस, एंड थर्ड इज प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट। अगर हम इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करें तो मेरे हिसाब से हम बच सकते हैं। सरकार से इतना ही आग्रह है क्योंकि इसकी एक ही दवा है एम्फोटेरेसिन B, उसको अपने कब्जे में ले लिया जाए और सिर्फ हॉस्पिटल्स को ही दवाइयां, ये इंजेक्शन दिया जाए। मरीज को ना कहा जाए कि तुम इसको लेके आओ कहीं से, जिससे एक गंदी काली बाजारी शुरू हो जाती है, एक आर्टिकल शॉर्टेज शुरू होती है। उपाध्याय जी से ले लेते हैं, उसके बाद आते हैं आपसे इस बीमारी के बारे में और डीपली जानेंगे। आपने जिस तरीके से दवा का जिक्र किया उस बारे में भी जानेंगे। आरबी जी, जिस तरीके से अभी तक तो कोरोना से देश उबर नहीं पाया था, और अब एक ये नई बीमारी आ गई, ब्लैक फंगस,
और उसके बाद अब उसके बाद भी एक बीमारी आ गई है, व्हाइट फंगस बताया जा रहा है कि वो भी आ गया है। तो बड़ी चुनौतियों से गुजर रहा है इस समय देश, और सरकार के सामने बड़ी चुनौती है और बड़ी रणनीति और सटीक रणनीति बनाने की मुझे लगता है कि जिम्मेदारी और जरूरत है इस समय। योगेश, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अभी कोरोना से उभरे नहीं थे कि एक नया रूप और एक नई बीमारी सामने आ गई, तो चिंता होना स्वाभाविक है। अब देखिए, फंगस का जो आप बात कर रहे थे, देखिए दिक्कत क्या है, हमारे यहाँ और विदेश में फर्क क्या है। हमारे यहाँ हर दूसरा व्यक्ति डॉक्टर है। आप किसी से बात करिए, मुझे खांसी हो गई है, वो 4 दवाएं आपको बता देगा, फटाफट बता देगा फौरन, किसी से भी, बिना पढ़े लिखे आदमी से भी बता। एक मजदूर से भी बात कर ले, वो मजदूर भी आपको 2 दवाइयां बता देगा। उन्होंने कहा वो फलानी गोली ले लेना और ऐसा कर लेना, वो ठीक हो जाओगे। ठीक बात करें आप। तो उससे क्या होता है, प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट होती है। जबकि आप विदेशों में देखेंगे तो वहां बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा नहीं लेता है। हमारे यहाँ अलग तरह का सिस्टम, उससे कहीं ना कहीं जो हालात हैं वो अनकंट्रोल हो जाते हैं। और देखिए, बाई चांस ठीक हो गया, अदरवाइज क्या होता है कि वो और ज्यादा हालात खराब हो जाते हैं। तो ब्लैक फंगस में भी यही देखने को मिल रहा है कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स ने भी स्टेरॉइड का ज्यादा प्रयोग करना भाई जरूरत है नहीं है, और मरीजों ने भी, वो भी ये कहते हैं कि नहीं जल्दी ठीक हो जाए डॉक्टर साहब, स्टेरॉइड ही लगा दो। मैं कल देख रहा था, एक्चुअली हमारे एक मित्र हैं, उनके भतीजे को हो गया, तो वो मित्र हैं, वो कह रहे हैं उसको स्टेरॉइड क्यों नहीं लगा देते हो। अरे भाई वो डॉक्टर है, वो देखेगा जरूरत है या नहीं है, आपके कहने से जबरदस्ती से स्टेरॉइड लगा दे। लोग अपनी सलाह देने लगते हैं, तुरंत डॉक्टर खुद बन जाते हैं। हाँ, डॉक्टर खुद बन जाते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हम लोगों को अवेयर होना पड़ेगा। बिल्कुल, बेहद जरूरत है अवेयर होने की, और खुद डॉक्टर बनने से ज्यादा बेहतर होगा कि अगर आपको किसी भी तरीके की कोई तकलीफ होती है, कोई आपको ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं, तो आप फौरन अपने पारिवारिक डॉक्टर को, तुरंत चिकित्सक को दिखाइए और उससे दवा लीजिए। ये नहीं कि आप तुरंत डॉक्टर खुद बन जाइए और खुद एक दवा लेने लगिए। डॉक्टर नरेश चावला जी आपके पास आएंगे। अभी आपने इस बीमारी का इलाज बताया, जो कि दवा है वो एम्फोटेरेसिन बी, इसकी उपलब्धता और प्रोडक्शन दोनों में आपको काफी कमी देखने को मिल रही है, और इसके साथ ही ये दवा जहरीली भी बताई जा रही है। इस बारे में आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। ब्रेक के बाद स्वागत है और रुख कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। लद्दाख से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। लद्दाख में भूकंप के झटके महसूस किए गए इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। रेक्टर पैमाने पर 3.6 तीव्रता इसकी मापी गई है। लद्दाख में भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सुबह करीब 8:27 पर ये झटके महसूस किए गए। शुक्रवार को भी महसूस किए गए थे झटके। तो लद्दाख से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, और इसके साथ ही रेक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3.6 मापी गई है। तो आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, सुबह करीब 8:27 पर भूकंप आया था, और शुक्रवार को भी महसूस किए गए थे भूकंप के झटके। और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर नरेश चावला जी आप ही के पास आएंगे। तो जिस तरीके से जो आप इस दवा का जिक्र कर रहे थे, तो दवा की उपलब्धता और प्रोडक्शन दोनों पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
और जो खबरें आ रही हैं वो कि ये दवा जहरीला भी होता है, तो क्या वास्तविकता क्या है इसकी? कि इस ब्लैक फंगस म्यूकोरमाइकोसिस की एक ही दवा है, इंजेक्शन एम्फोटेरेसिन बी, जो कि बहुत एक्सपेंसिव भी है, प्लस बहुत ही टॉक्सिक है। टॉक्सिक मीन्स कि इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं। इसके साइड इफेक्ट्स काफी गहराई में भी हैं और खतरनाक भी हैं, और डॉक्टर को इसको देने के लिए बहुत ही कॉशियस रखना पड़ता है। उसके लिवर, किडनी, उसके हार्ट वगैरह सब पे परख बनाए रखनी पड़ती है। तो पेशेंट को इनवेरिएबली ये घर में इलाज नहीं हो सकता है। इसके लिए ऐसे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इलाज होना चाहिए जहाँ सारी सुविधाएं हैं। वहाँ ENT स्पेशलिस्ट भी हो, फिजिशियन भी हो, न्यूरोलॉजिस्ट भी हो, साथ में आई स्पेशलिस्ट भी हो, साथ में पैथोलॉजिस्ट भी हो, तब ये अच्छा ट्रीटमेंट हो सकता है। लेकिन ये सच है कि अगर मरीज समय पे हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं तो मैं समझता हूँ इलाज बहुत ही अच्छा भी हो सकता है और मरीज को कोई जान माल का नुकसान नहीं होता है। लेकिन द बाई वर्ड इज अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, ये दोनों बहुत जरूरी है। जहां तक मेरा सरकार से आग्रह होगा कि जैसा हर बार होता है कि जो चीज की डिमांड ज्यादा होती है कि उसकी स्कैर्सिटी भी हो जाती है और उसकी ब्लैक मार्केटिंग भी हो जाती है, तो इस इंजेक्शन को इसको ऑन प्रिस्क्रिप्शन ना रखा जाए, इसको ओनली एट हॉस्पिटल रखा जाए, यानी कि ये हॉस्पिटल के बाहर बिक ही नहीं सकता। यानी इसको ऐसे रखा जाए कि जहाँ ये होगा हॉस्पिटल ही इसको ले पाए। कोई डॉक्टर, जैसे हम कोई दवा होती है ऑन डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन होती है, उसमें ना रखा जाए, यानी कि जो एडमिट होगा उसी को ही मिलेगा। उससे मैं समझता हूँ इसकी कालाबाजारी में लगाम लगेगी, रुकेगी। लेकिन जो मामले बढ़ रहे हैं उसमें खबर ये भी आ रही है कि जिस तरीके से जो ऑक्सीजन कोरोना के दौरान जिस तरीके से ऑक्सीजन के सिलेंडरों का यूज किया गया, काफी तमाम सारे पुराने सिलेंडर ऐसे रखे हुए थे और इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का यूज किया गया, तो ये खबरें भी सामने आ रही। तो क्या ये वजह भी हो सकती है कि जिस तरीके से जो मामले बढ़ते हुए चले जा रहे हैं लगातार? नहीं, जो इतना कहूंगा कि जब पेशेंट को ऑक्सीजन लगाई जाती है हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल 10 दिन का 15 दिन का महीने में हो जाता है, तो जो उसको ऑक्सीजन दी जाती है उसको इस्तेमाल करने के लिए आपने देखा एक छोटी पानी की बोतल होती है, उसको बोलते हैं ह्यूमिडिफायर। उसमें एक जो पानी होता है उसमें हमेशा डिस्टिल्ड वाटर यूज करना चाहिए। अगर उसमें गलती से टैप वाटर यूज किया जाएगा तो जिसमें कि फंगस के स्पोर्स पाए जाते हैं, वो एक इन्फेक्शन का जरिया बन सकता है। तो हाइजीन का और सिस्टम फॉलो करने का बहुत ज्यादा सख्ती से हम कहेंगे फॉलो करना चाहिए। तो क्या आप ये मानते हैं कि ये एक वजह हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं लगातार और 6 राज्यों में तो इसे महामारी तक घोषित कर दिया गया? इसका एक ही कारण मैंने बताया कि चूंकि पहला अनकंट्रोल्ड डायबिटीज या कोई इम्यून कॉम्प्रोमाइज डिसीज और दूसरा एक्सटेंसिव यूज ऑफ ओवर यूज ऑफ स्टेरॉइड्स, वो तीसरे नंबर पे हाइजीन आएगा। तो हमें तीनों को एक साथ ठीक करना है, मरीज को एहसास दिलाना है। तो इससे तो आप बच गए हैं, आसमान से तो बच गए, आप खजूर में अटक जाएंगे। तो ब्लैक फंगस का खतरा रियल है, मत भूलिएगा। पिछले कुछ दिनों से पूरे हिंदुस्तान में बारिशें बहुत रही हैं और जैसे कि साइक्लोन वगैरह आया तो नमी में फंगस और ज्यादा ग्रो करता है। तो इसलिए और ज्यादा जरूरत है हाइजीन की, धूल मिट्टी से दूर रहने की। जहाँ पेशेंट रहे वहाँ पेशेंट बहुत ही सफाई मेंटेन की जाए, और प्लस जो हमने बोला था धूल मिट्टी कूड़ा कर्जा, जैसे कि गांव है तो कोई कूड़ा या भूसा, इन चीजों से जितना पेशेंट दूर रहेगा उतना ही फंगस होने के चांसेस कम होते हैं। ठीक। आरबी उपाध्याय जी, क्या लगता है कि इस बात से तो मुकरा नहीं जा सकता है कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की इतनी भारी किल्लत थी कि मारामारी मची हुई थी और कहीं सरकारों के ऊपर दबाव भी था, ये बात भी नकारी नहीं जा सकती है। तो आपाधापी में इतनी जल्दबाजी में क्या कहीं यहाँ पर चूक हो गई है? देखिए, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। देखिए, कोई भी बीमारी होती है तो उस पर स्टडी होती है। अगर मान लीजिए ऑक्सीजन की वजह से हुआ है तो स्टडी होगी, स्टडी होने के बाद में ये चीजें क्लियर होंगी क्या रीजन है। देखिए, सबसे बड़ा रीजन जो मैं मानता हूँ कि हमारे यहाँ उतनी हाइजेनिक कंडीशन में आदमी रहता नहीं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने, चावला जी ने भी कहा इस बात को कि भी देखेंगे कि बारिश हुई, नमी है
और नमी में फंगस ज्यादा अपने आप को सरवाइव करता है। तो देखिए एक रीजन ये भी है, कई रीजन हो सकते हैं, लेकिन इन रीजनों का फाइनल रीजन क्या था ये तो स्टडी के बाद ही क्लियर होता है। लेकिन विदेशों में आप देखेंगे वहां लोग हाइजेनिक कंडीशन में, वहां हवा की भी गुणवत्ता और जहाँ रहते हैं साफ सफाई, हाइजेनिक कंडीशन। हमारे यहाँ उस तरह का एनवायरमेंट नहीं। इसका फायदा भी होता है तो उसके नुकसान भी है। ठीक बात। देखिए हम कहते थे हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत है, और अमेरिका में बल्कि स्टडी हुई कि जो बच्चे धूल मिट्टी में खेलते हैं, प्रकृति के जितने नजदीक रहते हैं, उनका इम्यून सिस्टम उतना ही ज्यादा मजबूत होता है, यानी वो बैक्टीरिया से ज्यादा लड़ सकते हैं, इजीली इफेक्टेड नहीं कर सकता उन्हें। लेकिन वहां उसके दुष्परिणाम भी है। जैसे आप देख रहे हैं कि फंगल इन्फेक्शन है, तो आप हाइजेनिक कंडीशन में नहीं रहेंगे, साफ सुथरे नहीं रहेंगे, तो इस तरह के खतरे बने रहेंगे। तो अभी ये कह देना कि भाई नहीं ऑक्सीजन की वजह से फैला है या स्टेरॉइड की वजह से फैला है, देखिए कोई ना कोई तो रीजन है, लेकिन स्टडी होने के बाद ही साइंटिफिक रीजन हम दे सकते हैं कि भी ये कारण था, इस कारण से ये जो फंगस है ये इसलिए ज्यादा फैला। लेकिन जैसे भी फैला चिंताजनक है, बच्चों में भी पाया जाना और ज्यादा चिंताजनक है। तो सरकारें अपने लेवल पर एक प्लान के तहत अगर काम करें, ये ना हो कि भी जैसे ही आप देखेंगे कि दवा है, दवा मार्केट से ही गायब हो जाए, ये बहुत ज्यादा हो रहा। सबसे ज्यादा इस पर रोक लगाने की जरूरत है कि जो ब्लैक मार्केटिंग है, कृत्रिम अभाव हो जाता है दवाओं का, तो वो देखिए सरकारें ही सुनिश्चित करें कि उसकी स्टोरेज ना हो, प्रॉपर जो जरूरतमंद है उसको दवा मिले, वो परेशान ना हो। तो ये इस समय जरूरी है, जिससे कि व्यक्ति का इलाज सुचारू रूप से हो सके। और देखिए बिना घर पर इलाज हो नहीं सकता, एडमिट होना पड़ेगा, और फिर गरीब आदमी के लिए भी व्यवस्था आपको करनी होगी। जिसकी जेब में पैसा नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल उसको ट्रीटमेंट देगा नहीं, उसको भर्ती करेगा नहीं, तो उसको किस तरीके से दवा मिलेगी, ये भी सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। ठीक बात, जिससे गरीब आदमी का भी इलाज हो सके। ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। आपने अध्ययन का जिक्र किया, तो डॉक्टर नरेश चावला जी, मुंबई के परेल में ग्लोबल हॉस्पिटल में एक अध्ययन किया गया, उसमें पाया ये गया कि जो लोग 12 दिनों से कम 12 दिनों तक हॉस्पिटल में रहे हैं, उनमें ये लक्षण पाए गए हैं, और 30% ऐसे पेशेंट हैं जो कि कोरोना के पेशेंट थे मुंबई में, उनमें ब्लैक फंगस हुआ है। तो क्या ये माना जाए, जो ये स्टडी के अनुसार, कि जो लोग होम आइसोलेट थे या घरों में थे, कोरोना को लेकर के भी कोरोना था या उनके कोरोना के लक्षण पाए गए थे, तो क्या वो लोग ज्यादा सेफ हैं घरों में रहने के? इसमें कोई शक नहीं है कि घर की जो एक साफ सुथरापन है, जो अलगपन है, उसका हमेशा फायदा होता है। और हॉस्पिटल्स में नोसोक्यूमल इन्फेक्शंस या हॉस्पिटल इन्फेक्शंस ज्यादा होते हैं, तो इसके लिए तो प्रॉपर साइंटिफिक स्टडीज होंगी। तो ऐसे बोलना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आफ्टर ऑल जो पेशेंट हॉस्पिटल जाते हैं वो कोई बेवजह तो जाते नहीं है, वो जाते इसलिए कि उसको उसकी जरूरत होती है। क्यों? उसको वो चीज घर में वो ट्रीटमेंट मुहैया नहीं करवा सकता। हम तो हमेशा कहते आए हैं कि 90% कोविड-19 के पेशेंट्स होम आइसोलेशन में ही ठीक होने चाहिए। इट इज ओनली द 10% जिनको की कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, जो ओल्ड एजेड हैं, जो सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, उनको हॉस्पिटल चाहिए। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जो लंबा हॉस्पिटल स्टे है वो अपने आप में एक बड़ा कारण बन सकता है। उसके लिए बकायदा डबल ब्लाइंड स्टडीज की जाएंगी, तभी ये कुछ उसके बारे में नतीजे निकाले जा सकते हैं। तो उसको देखते हुए भी हम यही कहेंगे कि चाहे घर हो चाहे हॉस्पिटल हो, बेटर हाइजीन एक बहुत ही जरूरी चीज है। बिल्कुल। एक चीज और जानना चाहेंगे आपसे डॉक्टर साहब, कि जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि कोरोना पेशेंट जो हैं उनमें ये लक्षण आ रहे हैं, तो क्या जो लोग जिन सुरक्षित हैं अभी या नॉर्मल लोग हैं, कोरोना के पेशेंट नहीं हैं, तो वो इस बीमारी को लेकर के चिंतित ना हो, भयावह जिस तरीके से जो स्थिति पैदा हो रही है वो बिल्कुल निडर रहें और कोई उनको खतरा नहीं है?
बिल्कुल, मैं योगेश जी ये शब्द दोबारा कहूंगा आपके चैनल से, दर्शकों को ऐसे अननेसेसरी दहशत फैलाने की जरूरत नहीं है। आफ्टर ऑल we have only 1,000 cases only, 1,200, whereas कोरोना केस तो हो गए हैं करोड़ों में। इसका मतलब क्या है कि सब जनों को जरने की जरूरत नहीं है। जो डायबिटिक नहीं है, इम्यून कॉम्प्रोमाइज नहीं है, हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुआ और अदरवाइज कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें इम्यूनिटी कम होने के चांसेस हैं, उसको एक पैसा भी डरने की जरूरत नहीं। वो अपना हाइजीन का ध्यान देवे, अपने अच्छी खुराक और इम्यूनिटी का ध्यान देवे, अपने प्रिवेंट सफाई का ध्यान देवे, उसी में ठीक हो जाएगा। हाँ, जो दूसरे पेशेंट्स हैं, जो अनकंट्रोल्ड डायबिटिक्स हैं, जो इम्यून कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं, किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, कैंसर पेशेंट्स, HIV, उनको जरा अपना अच्छा ख्याल रखने होता है, और जिनको स्टेरॉइड्स मिले हैं उनको तो और भी ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। आपने व्हाइट फंगस का जिक्र किया था और जो खबरें आ रही हैं उसमें अब व्हाइट फंगस को लेकर के तमाम सारी ये भी व्हाइट फंगस भी आ गया है। अगर इसके बारे में दर्शकों को कुछ बता पाएं सर। अब तो व्हाइट फंगस भी ब्लैक फंगस की तरह है, उन्हीं लोगों में होता है जो अनकंट्रोल्ड डायबिटिक्स हैं, जो हॉस्पिटल में जो एडमिट हुए हैं, उनको स्टेरॉइड्स की हैवी डोजेस यूज हुई हैं। और ये जो फंगस है, जैसी जो ब्लैक फंगस नाक के आसपास नेसल स्पेसेस में या पैरानेसल साइनसेस में या आंख के आसपास ज्यादा होता है। जो व्हाइट फंगस है वो फेफड़े में होता है। वो भी बड़ी खतरनाक कंडीशन है। उसका जो कीटाणु होता है वो कैंडिडा होता है। उस कंडीशन को हम कैंडिडाइसिस कहते हैं। उसको भी अगर बहुत प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट ना किया जाए तो बहुत ज्यादा मृत्यु दर ऑलमोस्ट 40-45 पैसे है उसकी। बिल्कुल। आरबी उपाध्याय जी आपके पास आएंगे कि जिस तरीके से जो स्थिति पैदा हो रही है, क्या लगता है कि सरकार को, अब सरकारें जो हैं, राज्यों की सरकारें हैं या केंद्र सरकार का जिक्र करें तो किस तरीके से उनको अब रणनीति बनानी चाहिए, किस तरीके से ठोस कदम उठाने चाहिए? देखिए, पूरा एक कमांड कंट्रोल सेंटर होना चाहिए और पूरा निगरानी रहे। अगर निगरानी होगी तो दवाओं की कालाबाजारी, ओवर स्टॉकिंग जो लोग कर लेते हैं वो नहीं होगी। और देखिए, ब्लैक फंगस की दवा है, ये डॉक्टर साहब भी बता रहे हैं। तो जब कोई भी बीमारी होती है उसकी दवा होती है तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। आपने देखा होगा कि भी कोविड के लिए कोई मेडिसिन नहीं, लेकिन फंगस के लिए है। तो दर्शकों को ये समझना होगा कि भी पैनिक होने की जरूरत नहीं। और फिर हमारे यहाँ जो एक परंपरा रही है कि जैसे ही पता लगता है कि भी ब्लैक फंगस फैल रहा है या व्हाइट फंगस आ गया और उसकी फलां दवा है, उस दवा को मार्केट से लेके अपने घर में जरूरत पड़ेगी रख लेते हैं, किसी को जरूरत पड़ेगी दे देंगे। तो इस तरह की जो प्रवृत्ति है इस पर रोक लगानी। बिल्कुल ठीक है। हम लोगों को कोई मेडिसिन स्टोर नहीं कर, वो अस्पताल में रहने दे और जरूरतमंदों को अस्पताल दे, तो उसकी जो कमी है वो देखने को नहीं मिलेगी। देखिए, माइक्रोबायोलॉजिस्ट की कमांड में बिल्कुल एक कंट्रोल सेंटर की बात सरकार ने भी मानी और सरकार ने दिशा निर्देश दिए हैं कि कम से कम एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट उसमें होना चाहिए और वो एक पूरी निगरानी करेंगे। और मेडिसिन के लिए इसीलिए उन्होंने हॉस्पिटल को चूज किया। बिल्कुल। चलिए सर, समय का अभाव के कारण आपको दोनों लोगों को यहीं रोकना चाहेंगे। अब दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस को लेकर के जिस तरीके से आपाधापी का माहौल बना हुआ है, दर्शकों को बिल्कुल बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से डॉक्टर नरेश चावला बता रहे थे कि बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपको सजग और सतर्क रहना है और इसी से आप बच सकते हैं। एएनबी न्यूज में बने रहिए आप खबरों के लिए लगातार।